नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है आपके लिए साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। और देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। किसकी बात हो रही है? संवेग की। स्मृति, डर, ध्यान या फिर उत्तेजना। तो देखिए, पहले हम देखेंगे कि संवेग क्या होता है। संवेग क्या है? संवेग हमारे मन की वह स्थिति है जब हम किसी वस्तु को अचानक से देखकर मन में कोई महसूस करते हैं, कोई भाव उत्पन्न होते हैं या मन में कुछ महसूस होता है। अचानक से किसी चीज को, किसी वस्तु को देखते हैं तो मन में क्या कुछ महसूस होता है। मन में कुछ महसूस होना ही क्या होता है? संवेग होता है। और ये क्या हो सकता है? डर हो सकता है, क्रोध हो सकता है, खुशी हो सकती है। तो इन्हें ही हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। ये क्या होते हैं? संवेग होते हैं। इसमें पूछा ये है कि कौन सा एक संवेग इसमें से है। तो देखिए, स्मृति, स्मृति कोई संवेग नहीं है। ये क्या है? किसी वस्तु को, किसी विषय को जो याद रखने की मानसिक क्षमता होती है, याद रखने की मानसिक क्षमता या योग्यता क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। किसी भी विषय को, वस्तु को, चीज को याद रखने की मानसिक क्षमता को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। यह कोई संवेग नहीं है। बात करेंगे ध्यान की। तो ध्यान भी क्या है? कोई संवेग नहीं है। ये क्या होता है? किसी चीज पर, किसी चीज या किसी वस्तु पर, चीज पर मन को क्या करना? केंद्रित करना। किसी चीज या फिर किसी वस्तु पर मन को केंद्रित करना ही क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। यह भी कोई संवेग नहीं है। उत्तेजना, उत्तेजना भी कोई संवेग नहीं है। यह क्या होती है? किसी बाहरी कारण से, किसी बाहरी कारण से जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं या कोई कार्य करते हैं, किसके कारण? कोई बाहरी कारण हो हमारे कार्य करने का, क्रिया करने का, उसे ही हम क्या कहेंगे? उत्तेजना कहेंगे। और ये भी क्या है? संवेग नहीं है। तो संवेग क्या है? डर एक संवेग है। डर क्या है? एक संवेग है। जब हम किसी चीज से खतरा महसूस करते हैं, जब हम किसी चीज से, किसी चीज से, किसी वस्तु से खतरा महसूस करते हैं तो हमारे मन में जो है एक भावना उत्पन्न होती है। एक भावना, एक भाव उत्पन्न होता है जो कि हमारे मन में, हमारे शरीर में क्या करता है? विचलन पैदा करता है, विचलन पैदा करती है। ये जो भावना है, जिस किसी वस्तु से हमें खतरा महसूस हुआ, उसके कारण हमारे मन में जो एक भावना उत्पन्न हुई, ये क्या करेगी? हमारे मन में, शरीर में एक विचलन की स्थिति पैदा कर देगी। और उसे ही हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। संवेग कहेंगे। तो देखिए, डर क्या है? एक संवेग है। आंसर हमारा यहां पर रहेगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो 3 तत्व इसमें संवेग के हैं, एक नहीं है। तो देखिए, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी। तो देखिए, संवेग का तत्व पूछा है तो व्यवहार क्या है? संवेग का तत्व है। जब कोई संवेग शरीर में उत्पन्न होता है, कोई भावना जो है आती है मन में, तो क्या होता है? हमारा जो व्यवहार है वो भी प्रभावित होता है। जैसे भय संवेग के कारण क्या होता है? हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार है जो बदल जाएगा। जो हमारे चेहरे के हाव भाव है, चेहरे के हाव भाव क्या होते हैं? बदल जाते हैं। अगर हमें किसी चीज से भय है, किसी वस्तु से डर लग रहा है, तो हमारा जो व्यवहार है वो बदल जाएगा, चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे।
और किसी चीज के डर के कारण क्या होगा, हम उस स्थिति से भाग जाएंगे, यानी कि पलायन कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। तो व्यवहारात्मक जो पक्ष है वो संवेग का ही तत्व है, संवेग के द्वारा प्रभावित होता है क्या, हमारा व्यवहार। बात करें देह की यानी कि शरीर की, तो जब कोई भी संवेग हमारे जो अंदर उत्पन्न होगा तो हमारा जो शरीर है वो भी प्रभावित होगा। कैसे, अगर भय का संवेग उत्पन्न हुआ है, भय एक संवेग है, और भय अगर हमें लग रहा है किसी चीज से तो क्या होगा, धड़कन तेज हो जाएगी, धड़कन तेज हो जाएगी, साथ में ही पसीने छूटने लग जाएंगे, पसीने छूटने लग जाएंगे। और क्या होगा, कई बार तो आप देखेंगे कि शरीर में कमजोरी महसूस होती है, बीपी डाउन हो जाता है, बीपी की समस्या हो जाती है, किसके कारण, डर के कारण। तो ये जो देह है, जो शरीर है, वो भी क्या होता है, संवेग का तत्व है, किसी भी संवेग से प्रभावित होता है। बात करें संज्ञान की, तो ये जो संज्ञान है ये भी किसका तत्व है, संवेग का तत्व है। हमारा जो दिमाग है, जो मन है, वो भी संवेग के द्वारा प्रभावित होता है। कैसे, अगर भय का संवेग है तो क्या होगा, दिमाग सिर्फ और सिर्फ, जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्थिति के बारे में सोचेगा, भय की स्थिति के बारे में, कि ये स्थिति मेरे लिए क्या है, खतरनाक है। तो दिमाग कहीं और नहीं जाएगा, कहीं और काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस स्थिति पर ही काम करेगा कि भय की स्थिति है और ये मेरे लिए क्या है, खतरनाक है। बात करें संवेदी की, तो ये क्या होती है, ज्ञानेंद्रिया होती है, संवेदी यानी कि ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान, नाक। ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है, आंख, कान, नाक, ये किसी भी तरीके से संवेग से प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है आंसर रहेगा हमारा डी, संवेग का तत्व नहीं है, संवेदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। ऑप्शन में है, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, या फिर बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, या फिर बच्चे के कक्ष में अच्छे अंक आए, या फिर जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। बात किसकी हो रही है, बच्चे के संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास की। तो देखिए, बच्चे का संवेगात्मक सामाजिक विकास तब अच्छा होगा जब हम बच्चे को क्या माने, महत्वपूर्ण माने, उसकी भावनाओं का सम्मान करें, उसकी बातों को ध्यान से सुने, जो वो विचार रख रहा है उसका सम्मान करे, उसकी भावनाओं का सम्मान करे। तभी क्या होगा, बालक का संवेगात्मक और मानसिक विकास कैसा होगा, अच्छा होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ए। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो कौन कौन से कारक है जो किसको, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। बात करें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, या फिर ये सभी। तो देखिए, जो संवेगात्मक विकास है वो सभी जो है इन पक्षों को क्या करता है, प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास को ये सभी जो पक्ष है प्रभावित करने वाले हैं। अगर एक बालक शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ है तो वो कैसा होगा, ऊर्जावान होगा, खुश मिजाज होगा। वहीं एक बीमार बालक जो है, बीमार बालक कैसा होगा, चिड़चिड़ा होगा, क्रोधी होगा, क्रोध उसके बहुत जल्दी आएगा बीमार बालक को। तो ये जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है ये किसको प्रभावित करता है, हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। बात करें मानसिक योग्यता की, यानी कि सीखने और समझने की योग्यता, और जिस बालक के पास सीखने समझने की योग्यता है वो अपने संवेगों को क्या कर सकता है, अच्छे से नियंत्रण कर सकता है, उन पे अच्छे से
नियंत्रण कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है उनको, तो ये मानसिक जो योग्यता है ये भी क्या करेगी, हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाली है। बात करें थकान की, तो जो थकान है वो भी हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि जो थका हुआ व्यक्ति है या बालक है, थका हुआ व्यक्ति या फिर हम कहे बालक क्या करता है, जल्दी ही रोने लग जाता है। रोने लग जाता है, उसका जो है उसकी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, थकान भी हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा वो रहेगा ये सभी, आंसर रहेगा यहाँ पर डी। ये सभी जो तत्व है, जो कारक है, सभी जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? किसकी बात हो रही है? यहाँ पर भी बालक के संवेगात्मक विकास की बात हो रही है और सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है। क्या है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं हो क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या फिर कहे कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो देखिए, बालक के संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि कक्षा कक्ष का जो परिवेश है वो कैसा हो, प्रजातांत्रिक हो। कैसा हो? प्रजातांत्रिक हो, जहां पर जो है एक बालक अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति को रख सके, जो है अपने शिक्षक से क्वेश्चन कर सके, प्रश्न पूछ सके। तो कक्षा का जो है, कक्षा कक्ष का जो परिवेश है वो कैसा हो? प्रजातांत्रिक परिवेश हो, जिसके जो हमारे बालक के जो है संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक क्या होगा, उपयुक्त होगा। आंसर रहेगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? यहाँ पर भी बात हो रही है किसकी, बालक के संवेगात्मक विकास की, कि सबसे कम प्रभावित कौन करता है? सबसे कम प्रभावित कौन करता है? परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य या फिर खेल कूद। तो देखिए, जो बालक का संवेगात्मक विकास है इसको सर्वाधिक जो प्रभावित करता है वो कौन है? परिवार। और सबसे जो कम प्रभावित करने वाला है वो है खेल कूद, क्योंकि खेल कूद सर्वाधिक प्रभावित किसको करता है? शारीरिक विकास को, बालक के शारीरिक विकास को, साथ में ही बालक के सामाजिक विकास को, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है खेल कूद। तो आंसर यहां पर हमारा रहेगा डी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, पियाजे के द्वारा या फिर वाइगोत्स्की के द्वारा। तो देखिए, किस सिद्धांत की बात हो रही है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया था किसने? वाइगोत्स्की ने दिया था। और ये क्या मानते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? समाज और संस्कृति द्वारा। बालक का संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है उसके समाज और उसकी संस्कृति के, उसके अंतःक्रिया के द्वारा, कि बालक की अंतःक्रिया होनी चाहिए उसके समाज के साथ, संस्कृति के साथ, तभी क्या होगा, एक बालक का जो है संज्ञानात्मक विकास अच्छे प्रकार से हो पाएगा। वाइगोत्स्की ने भाषा को जो है, भाषा को क्या माना है? सामाजिक संपर्क का साधन माना है, सामाजिक संपर्क का एक साधन माना है। साथ में ही इन्होंने जो बालक का सीखना है, बालक का सीखना, बालक का सीखने में बड़ों की या फिर कहे अधिक जानकारों की
अधिक जानकारों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी है। भूमिका कैसी मानी है? महत्वपूर्ण मानी है कि एक बालक के सीखने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बड़ों की और अधिक जानकारों की भूमिका जो है इन्होंने महत्वपूर्ण मानी है। साथ में ही इन्होंने जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और साथ में ही पाड़ा, मचान, इसी को कहेंगे स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग जैसे संप्रत्यय इन्होंने दिए हैं। किसने? वाइगोत्स्की ने। तो देखिए, बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। बालक की अंतःक्रिया होनी चाहिए किसके साथ? समाज के साथ, संस्कृति के साथ, तभी जो है बालक का संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा अच्छे से। भाषा को इन्होंने सामाजिक संपर्क का साधन माना है। साथ में ही जो बालक का सीखना है उसमें बड़ों की या फिर अधिक जानकारों की महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने मानी है। इसी के साथ इन्होंने जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ा, मचान, स्केफोल्डिंग जैसे संप्रत्यय इन्होंने दिए हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये है वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित। तो आंसर यहां पर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रिज से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करने से मुझे माता पिता से क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। और मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन में है हमारे पास पूर्व परंपरागत अवस्था, औपचारिक पारंपरिक या फिर उत्तर परंपरागत अवस्था। तो देखिए, बात करें नैतिक विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने इसकी जो है 3 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी ये 3 अवस्था थी? पहली अवस्था थी कौन सी? पूर्व परंपरागत अवस्था, इसको हम कह सकते हैं रूढ़िपूर्व अवस्था। रूढ़िपूर्व अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी जो अवस्था थी इनकी वो थी परंपरागत अवस्था, इसको हम कह सकते हैं रूढ़िगत अवस्था। रूढ़िगत अवस्था। और तीसरी जो अवस्था थी इनकी उत्तर परंपरागत अवस्था, इसको हम कह सकते हैं रूढ़ी से ऊपर उठकर, रूढ़ियों से ऊपर उठकर चिंतन की अवस्था। चिंतन की अवस्था। 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई है और प्रत्येक अवस्था के इन्होंने 2-2 चरण बताए हैं। प्रत्येक अवस्था में कितने चरण है? 2 चरण है। तो देखिए, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें इन्होंने जो है नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई है और टोटल मिलाकर 6 चरण इन्होंने बताए हैं। जो पहली ये अवस्था है इनकी पूर्व परंपरागत अवस्था, ये किस पर आधारित होती है? बाहरी सत्ता पर आधारित होती है। बाहरी सत्ता पर आधारित, बाहरी सत्ता पर आधारित होती है। कौन सी अवस्था? पूर्व परंपरागत अवस्था। यहाँ पर जो नियम है रूढ़िपूर्व अवस्था या फिर पूर्व परंपरागत अवस्था में जो नियम है वो बाहर से बालक के ऊपर थोपे जाते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? बाहरी सत्ता पर आधारित होती है। नियम जो है उसके ऊपर बाहर से लागू होते हैं, इसीलिए
इसको हम क्या कह सकते हैं? भय या भय दंड की अवस्था। इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? भय या दंड की अवस्था। अवस्था इसको कहेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो मीरा है, 4 वर्ष की बालिका है, मीरा है, वो सजा से डर गई। यानी कि उसको पता है अगर उसने फ्रिज से चॉकलेट ली तो उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। नियम उसके लिए बनाए हुए हैं पहले ही। तो वो क्या है? कौन से जो है नैतिक विकास की अवस्था को दर्शाती है? तो ये अवस्था है हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था। इस अवस्था को हम ये भी कह सकते हैं कि अदला बदली की अवस्था। अदला बदली की अवस्था भी इस अवस्था को ही कहा जाता है। यानी कि दो बालकों के पास जो वस्तु है एक दूसरे के उपयोग की है, एक दूसरे की जरूरत की वस्तु है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं वस्तुओं की। तो यहाँ पर इस अवस्था को जो है अदला बदली की अवस्था भी कहते हैं, भय और दंड की अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट, कथन और कारण का ये क्वेश्चन है। तो बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। कारण है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। सही विकल्प इसमें से चुनने हमें। तो देखिए, बच्चों द्वारा बचपन जो है अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। एक बालक गांव में रहता है, एक बालक कहाँ रहता है? गांव में रहता है। और दूसरा बालक कहाँ रहता है? शहर में रहता है। एक बालक गांव में रहता है तो उसके खेल अलग होंगे, जीवन अलग होगा, जीवन जीने का तरीका अलग होगा, उसके जो है अनुभव भी अलग होंगे। और जो बालक शहर में रह रहा है उसका जीवन जीने का तरीका अलग होगा, खेल भी अलग होंगे, उसके आसपास की जो संस्कृति है, जो माहौल है, वो भी अलग होगा। तो क्या होगा? जो अलग अलग संस्कृति है अलग अलग तरीके से अनुभव की जाएगी बालकों द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो देखिए, वैसे तो बालकों का जो विकास है वो सार्वभौमिक माना जाता है कि बालक पूरी दुनिया में कहीं भी हो तो उसका सभी बालकों का विकास एक ही तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की हो रही है, क्योंकि उसकी जो है बालक की संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बालक पर पड़ रहा है। तो बालक का जो विकास है वो सार्वभौमिक नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक बालक जो है अलग अलग संस्कृति में रहता है और संस्कृतियों का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, इसलिए उसका जो विकास है वो भी अलग अलग होगा, सार्वभौमिक नहीं होगा। आंसर रहेगा यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए, कौन से सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पर? मनोसामाजिक सिद्धांत की यहाँ पर बात हो रही है कि किसने दिया था ये सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने या फिर हरलॉक ने? तो ये जो मनोसामाजिक सिद्धांत है ये दिया था किसने? एरिक्सन ने। और इन्होंने जो है बालक के व्यक्तित्व निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है मानी थी? वो थी समाज की भूमिका। इन्होंने माना कि एक बालक के, एक व्यक्ति के निर्माण में जो है, व्यक्तित्व निर्माण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोसामाजिक सिद्धांत। 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। कितनी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। दूसरी जो इनकी अवस्था थी ये थी स्वतंत्रता बनाम शंका की अवस्था। तीसरी जो इनकी अवस्था थी वो थी पहल बनाम
अपराध बोध की अवस्था, अपराध बोध की अवस्था, और जो चौथी अवस्था इन्होंने बताई थी वो थी परिश्रम, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, हीनता की अवस्था। पांचवी अवस्था इनकी थी पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, भ्रांति की अवस्था। छठी अवस्था इन्होंने बताई थी अंतरंगता बनाम अकेलेपन की अवस्था, अंतरंगता बनाम अकेलेपन की अवस्था। सातवीं अवस्था थी इनकी सृजनात्मकता बनाम जड़ता की अवस्था, सृजनात्मकता बनाम जड़ता की अवस्था। और लास्ट इनकी जो अवस्था थी आठवीं अवस्था वो थी अहम संतुष्टि बनाम, अहम संतुष्टि बनाम निराशा या फिर कहे हताशा की अवस्था। तो देखिए जो मनोसामाजिक सिद्धांत था वो दिया था एरिक्सन ने, व्यक्तित्व निर्माण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने मानी है। और जो इनकी 8 अवस्था इन्होंने दी थी वे थी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, स्वतंत्रता बनाम शंका की अवस्था, पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति की अवस्था, अंतरंगता बनाम अकेलेपन की अवस्था, सृजनात्मकता बनाम जड़ता की अवस्था, और लास्ट जो अवस्था थी इनकी अहम संतुष्टि बनाम निराशा की अवस्था। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो रहेगा बी। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन है वो है सिगमंड फ्राइड, ऑलपोर्ट या फिर गिलफोर्ड या फिर बी सी दोनों। किसकी बात हो रही है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। इसको हम कह सकते हैं मनोलैंगिक सिद्धांत भी, मनोलैंगिक सिद्धांत। और ये किसने दिया था? तो ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर कहे मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। इन्होंने जो लैंगिक विकास की, लैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। लैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। वो कौन कौन सी थी? तो बात करेंगे। पहली अवस्था थी इनकी मुख्य अवस्था, मुख्य अवस्था। दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताई थी वो थी गुदीय अवस्था, गुदीय अवस्था। तीसरी जो अवस्था थी वो थी लिंग विधान अवस्था, लिंग विधान अवस्था। चौथी अवस्था इन्होंने बताई थी अप्रत्यक्ष अवस्था। और 5वीं अवस्था इनकी थी जनेंद्रिय अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था। तो देखिए सिगमंड फ्राइड ने जो है लैंगिक विकास की 5 अवस्था बताई थी, मुख्य अवस्था, गुदीय अवस्था, लिंग विधान अवस्था, अप्रत्यक्ष अवस्था और जनेंद्रिय अवस्था। साथ में ही बात करें इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे। मन के प्रकार किसने बताए थे? सिगमंड फ्राइड ने बताए थे। और कितने बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन।
मन के इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, कौन से? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। मन का सबसे छोटा भाग होता है कौन सा? चेतन मन, 1/10 भाग। अचेतन मन सबसे बड़ा भाग होता है, 9/10 भाग। और चेतन मन की जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है? वर्तमान अनुभव। वर्तमान अनुभव। अचेतन मन की जो विषय वस्तु होती है वो होती है काम प्रवृत्ति और दमित इच्छाएं। साथ में बात करें अर्धचेतन मन की, तो इसकी जो विषय वस्तु है ये होती है हमारा सीखा हुआ ज्ञान। सीखा हुआ ज्ञान। सीखा हुआ जो ज्ञान है वो कहाँ स्टोर होता है? अर्धचेतन मन में स्टोर होता है। जो स्वप्न है, जो काम प्रवृत्ति है, दमित इच्छाएं, जो इच्छाएं इंसान की पूरी नहीं होती, और जो स्वप्न है वो किसकी विषय वस्तु होती है? अचेतन मन की विषय वस्तु होती है। यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है। और चेतन मन इन्होंने बताया है सबसे छोटा भाग होता है मन का। जो चेतन मन है इस पे जो है व्यक्ति का नियंत्रण होता है। अचेतन मन में, अचेतन मन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। चेतन मन की विषय वस्तु हमारे वर्तमान के अनुभव है, जो अभी हम ले रहे हैं वो किसकी विषय वस्तु है? जो अभी हम अनुभव ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो किसकी विषय वस्तु है? चेतन मन की विषय वस्तु है। साथ में ही जो दमित इच्छाएं है, जो इच्छाएं पूरी नहीं है, या फिर हम रात में स्वप्न देखते हैं, तो वो किसकी विषय वस्तु होती है? अचेतन मन की विषय वस्तु। इसी के साथ बात करें मन के 3 प्रकार तो इन्होंने बताई थी, साथ में इन्होंने मन की परतें भी बताई थी। मन की 3 परतों की बात की थी इन्होंने, कौन कौन सी? ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो देखिए मन की इन्होंने 3 परतें भी बताई थी, कौन कौन सी परत? ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड को हम कहते हैं इदम, ईगो को कहते हैं अहम, और सुपर ईगो को हम कहते हैं परा अहम। जो ईड है ये किस पर आधारित है? सुखवादी सिद्धांत पर। सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होती है क्या? ईड। जो ईगो है ये वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होती है। और जो सुपर ईगो है ये नैतिकता या फिर कहे आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होती है। आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होती है। तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या था कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने जो है इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? मनोलैंगिक सिद्धांत। और यहाँ पर इन्होंने लैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। पहली जो अवस्था थी मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था थी इनकी लिंग विधान अवस्था, चौथी अवस्था की बात करें अप्रत्यक्ष अवस्था, और 5वीं अवस्था दी थी इन्होंने जनेंद्रिय अवस्था। इसको हम व्यसंधि अवस्था भी कह सकते हैं। साथ में इन्होंने मन के 3 प्रकार दिए थे, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। साथ में इन्होंने मन की क्या बताई थी? 3 परतें बताई थी, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो यहाँ पर जो है आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की डैश भूमिका निभाता है। परिवार जो है डैश भूमिका निभाता है किस में? बालक के सामाजिकरण में। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या फिर गौण? तो देखिए बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है परिवार, क्योंकि बालक का जो सामाजिकरण है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? परिवार से होता है। सबसे पहले बालक जो है समाज के तौर तरीके परिवार में रहकर ही सीखता है। समाज ने जो मूल्य बनाए हैं, मूल्य निर्धारित किए हैं, नियम बनाए हैं, व्यवहार निर्धारित किया हुआ है, व्यवहार निर्धारित किया हुआ है सभी के लिए,
उनको बालक जो है परिवार में रहकर ही सीखता है और परिवार में रहकर ही जो है समाज के बनाए हुए मूल्य, नियमों और व्यवहारों को अपनाता है और स्वयं को जो है समाज के अनुरूप ढालता है। तो परिवार की कौन सी भूमिका होगी? मुख्य भूमिका होती है समाजीकरण में। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस। तो देखिए समाजीकरण के 2 स्तर होते हैं। समाजीकरण के कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं। पहला जो स्तर होगा वो कौन सा होगा? पहला जो होगा वो होगा प्राथमिक स्तर और दूसरा होगा द्वितीयक या फिर इसको हम कह सकते हैं गौण स्तर। गौण स्तर, प्राथमिक स्तर वह जगह होती है जहां बालक का जो है सामाजिक विकास प्रारंभ होता है और वहां भूमिका किसकी महत्वपूर्ण होती है? परिवार की, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि परिवार में रहकर ही बालक जो है समाज के तौर तरीके, उसके व्यवहार को अपनाता है, समाज के अनुरूप खुद को डालता है। सबसे पहले जो सामाजिकरण होता है, सामाजिक विकास प्रारंभ होता है बालक का, वो कहाँ? परिवार में रहकर ही होता है। तो प्राथमिक स्तर में हम किसको रखेंगे? परिवार को। बात करें द्वितीयक स्तर या फिर गौण स्तर की, जब बालक परिवार से निकलता है तो वो कहाँ जाएगा? अपने आस पड़ोस में जाता है। आस पड़ोस, विद्यालय में जाता है। विद्यालय में जाता है। तो बालक जब परिवार से निकलता है अपने आस पड़ोस में जाएगा, विद्यालय में जाएगा। आस पड़ोस जैसा होगा बालक भी क्या हुआ है, व्यवहार उसका ऐसा ही होगा। तो आस पड़ोस का भी बालक के सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। बात करें विद्यालय की, तो जो विद्यालय में उसके साथी है, बालक के शिक्षक है, उनका जो प्रभाव है वो भी बालक के कहाँ पड़ता है? सामाजिकरण पर पड़ता है। तो ये स्तर जो होंगे, ये जो कारक होंगे आस पड़ोस और विद्यालय, ये कौन से होंगे? गौण स्तर होंगे, द्वितीयक स्तर के कारक होंगे। यहाँ पर पूछा क्या है? गौण वाहक पूछा है, यानी कि द्वितीयक स्तर वाले कारक पूछे हैं। तो देखिए जहां पर परिवार आया हुआ है वो प्राथमिक स्तर है। तो यहाँ पर परिवार है, यहाँ पर परिवार है, यहाँ पर परिवार है, यानी कि ये कौन से स्तर की बात हो रही है? यहाँ पर तो परिवार की बात करें द्वितीयक स्तर की, इसमें आएगा आस पड़ोस और विद्यालय। तो ये रहेंगे हमारे गौण वाहक। बालक के सामाजिकरण के गौण वाहक हम किसको कहेंगे? विद्यालय को और आस पड़ोस को। आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा बी, ए, सॉरी आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। किस में? बालक के सामाजिक विकास में। खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या फिर संचार का। तो बात हो रही है बालक के सामाजिक विकास की, और बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? खेल की होती है। क्योंकि बालक कोई भी खेल खेलेगा तो वो अकेला तो खेलेगा नहीं, कई सारे बच्चों के साथ मिलकर खेलेगा। बच्चों के साथ मिलकर खेलेगा। तो उसमें क्या होगा? बालकों के साथ मिलकर खेलने से बालकों के साथ कार्य करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसका विकास होगा। टीम वर्क जो है सीखेगा बालक, टीम वर्क का गुण सीखेगा। किस में? खेल के द्वारा। इसी के साथ कोई भी खेल होता है तो उसके कुछ नियम और रूल तो होते ही है। तो उन रूल और नियम को मानते मानते बालक जो है सामाजिक नियम, सामाजिक जो नियम बने हुए हैं उनका भी पालन करना सीखता है। उनका भी क्या सीखता है? सम्मान सीखता है करना। उनका पालन और सम्मान करना सीख जाता है। साथ में ही
बालक जो है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बालकों के साथ खेलता है। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, उनका व्यवहार अलग होता है। तो बालक क्या करता है, तालमेल बिठाना सीखता है, तालमेल बिठाना सीख जाता है, अलग अलग व्यवहार के बालकों के साथ समायोजन करना सीख जाता है, समायोजन करना सीख जाता है। साथ में ही बालक जो है खेल के मैदान में ही अपनी हार व जीत को स्वीकार करना सीखता है, हार और जीत को स्वीकार करना सीखता है। कहाँ पर, खेल के मैदान में ही। तो देखिए बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, खेल की। तो आंसर यहाँ पर हमारा रहेगा ए। जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य, सत्य, कदाचित सत्य या फिर असत्य। तो बात किसकी हो रही है, सामाजिक समूह की। और सामाजिक समूह की कुछ शर्तें होती है। तो इनमें से पहली शर्त तो क्या है कि व्यक्ति कितने होने चाहिए, या तो दो या फिर दो से ज्यादा। पहली शर्त है कि व्यक्ति होने चाहिए दो या दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। किसके लिए, सामाजिक समूह का निर्माण करने के लिए। और केवल दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हो जाए तो उसको हम सामाजिक समूह नहीं कहेंगे। उनके बीच होनी चाहिए क्या, अंतःक्रिया। दो या दो से अधिक व्यक्ति का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है या फिर वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तभी हम क्या कहेंगे, उसको सामाजिक समूह कह सकते हैं। और देखिए ये जो कथन है ये किसने दिया था, मैकाइवर व पेज का ये कथन है। मैकाइवर व पेज का ये कथन है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ, तो सामाजिक समूह का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यह कथन मैकाइवर व पेज का था। तो देखिए ये पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए यहाँ पर है आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बालक के सामाजिक विकास की, कि सामाजिक विकास को कौन से जो कारक है वो प्रभावित करते हैं। तो देखिए जो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व यानी कि बालक का वातावरण, बालक का जो वातावरण है, आसपास का जो माहौल है वो, और समाज क्या करता है, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहले हम रखेंगे किसको, परिवार को। इसके बाद हम रखेंगे किसको, आस पड़ोस को, बालक के आस पड़ोस को, बालक के विद्यालय को और बालक की संस्कृति को, जो उसके समाज की जो संस्कृति है उसको। तो देखिए बालक के सामाजिक विकास पर, बच्चों के सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व का, उसके आसपास के वातावरण का, समाज का। इसमें हम सबसे पहले किसको देखते हैं, परिवार को, कि परिवार में रहकर ही सबसे पहले जो है बालक समाज के तौर तरीके सीखता है। समाज ने जो नियम, जो मूल्य, जो व्यवहार निर्धारित किए हुए हैं उनको मानना सीखता है, अपनाता है और स्वयं को जो है समाज के अनुरूप ढालना सीखता है। कहाँ पर रहकर, समाज में रहकर। इसके बाद जब वो अपने आस पड़ोस में जाता है तो आस पड़ोस का जैसा वातावरण होगा उसका भी जो प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा, बच्चों के सामाजिक विकास पर पड़ेगा। बाद में जब वो विद्यालय में जाता है तो उसके जो शिक्षक है, जो साथी है उसके, उनकी बातचीत का भी प्रभाव जो है, उनका भी प्रभाव बालक के सीखने पर पड़ेगा।
विद्यालय में शिक्षक और साथी का जो प्रभाव है वो बालक के सीखने पर, बातचीत पर पड़ता है, तो यह भी क्या है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। बात करें संस्कृति की, तो देखिए एक बालक की आस पड़ोस पर उसके वातावरण में जिस प्रकार की उसकी संस्कृति है, जो परंपराएं है, वो क्या करती है, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। बल्कि वह तो व्यक्तित्व को ही घड़ती है, बालक के व्यक्तित्व को, संपूर्ण व्यक्तित्व को घड़ती है क्या, उसकी संस्कृति। तो देखिए यहाँ पर जो है आंसर हमारा रहेगा सी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जो एक समूह में क्या है, स्वीकार्य है। भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, या फिर माता पिता एवं भाई बहन। तो देखिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।